जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद ईक्यू और मैं आप सभी के साथ सिमरन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लूसेंट की कंप्लीट बुक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपने हमारी अब तक 2 वीडियोस इस लूसेंट पर आ चुकी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए। हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जहां से हमने अपनी पिछली वीडियो में एंड किया था उसके आगे से हम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और ये बृहद्रथ जो था ये इसकी राजधानी जो थी गिरिब्रज, जो कि राजगृह के नाम से जानी जाती है, यह थी। और जरासंध जो था यह बृहद्रथ का क्या था? पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व यानी बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह डेट आपको बताई गई है। जो ये हर्यक वंश के संस्थापक जो बिंबिसार है ये मगध की गद्दी पे बैठे थे और कब बैठे थे? 544 ईसा पूर्व में। और वह बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हरा करके जो अंग राज्य है उसको मगध में मिला लिया था। ओके दोस्तों, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। तो जो बिंबिसार था उसे कितने वर्षों तक शासन किया था मगध पर? तो इसने 52 वर्षों तक शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। एक इनका राजवैद्य था जीवक, उसे महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। किसने? बिंबिसार ने। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित हुए तब उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा यानी कि शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की एक बहन थी, उसका नाम था महाकौशला। वैशाली के चेटक की पुत्री एक थी चेलना और भद्रदेश के जो कि आधुनिक पंजाब माना जाता है उसकी राजकुमारी थी क्षेमा। इनसे क्या किया था? विवाह किया था, शादी की थी। एक तो महाकौशला से, चेलना से और क्षेमा से। फिर नेक्स्ट है बिंबिसार की जो हत्या है वह उसके पुत्र अजात शत्रु ने की थी। तो जो बिंबिसार था इसका पुत्र था अजात शत्रु और इसी ने ही अपने पिता बिंबिसार की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अजात शत्रु का जो उपनाम था उसको था कुनिक। कुनिक नाम से इसको जानते हैं। और अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर क्या किया? शासन किया। पिता ने तो कब? 52 वर्षों तक शासन किया और पुत्र ने 32 वर्षों तक। अजात शत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का क्या था? अनुयायी था। अजात शत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार या इसे वरसकार के नाम से भी जानते हैं था। और इसी ही की सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर क्या किया? विजय प्राप्त की। अजात शत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने की। मतलब जैसा उसने अपने पिता के साथ किया उसके बेटे ने भी उसके साथ ऐसा ही किया। यानी अजात शत्रु की जो हत्या है उसके पुत्र उदयन ने कब कर दी? 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटिल ग्राम की क्या की? स्थापना की। पाटिल ग्राम की स्थापना की किसने? उदयन ने, यानी अजात शत्रु के पुत्र ने। उदयन भी एक जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वह उदयन का पुत्र था नागदशक। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया बिंबिसार और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? तो उसी ही के पुत्र अजात शत्रु ने कर दी। अब जब अजात शत्रु है उसके जो हत्या है वो किसने कर दी? उसके पुत्र उदयन ने कर दी। और उदयन की जो पुत्र था उसका नाम क्या था? तो उसके पुत्र का नाम था नागदशक, जो कि अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंश का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की क्या कर दी गई? स्थापना कर दी। तो नागदशक का जो अमात्य था शिशुनाग उसने क्या की? 412 ईसा पूर्व में उसे अपदस्थ यानी उसके पद से उसे हटा दिया और मगध पे क्या कर दिया? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी है वह पाटिल पुत्र से तो हटा दी और वैशाली में स्थापित कर दी। मतलब जो अब शिशुनाग था उसने अपनी राजधानी इस पाटिल पुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी कहाँ ले गया? पाटिल पुत्र ले गया। मतलब
जिसका पिता था शिशुनाग, इसने तो राजधानी पाटलिपुत्र से कर दी वैशाली। और शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था काला शौक, इसने क्या कर दी, राजधानी पाटलिपुत्र वापस ले गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था राजा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। जो नंद वंश का संस्थापक था वो कौन था, महापदम नंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। क्या था, घनानंद। और यह सिकंदर का क्या था, समकालीन, मतलब इसके समय पर सिकंदर यहाँ भारतवर्ष में आया था, तब उसके समकालीन था कौन, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में क्या किया, पराजित कर दिया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी। तो किसे हरा दिया, धनानंद को हरा दिया। और ये नंद वंश का क्या था, अंतिम शासक था जो कि सिकंदर के समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराया और मौर्य वंश की कर दी स्थापना। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर जो था ये अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान है ये 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। तो भारत पर विजय का जो अभियान चलाया था सिकंदर ने, ये 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। और सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। क्या था, सेल्यूकस निकेटर था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ में युद्ध करना पड़ा। जो पोरस था इसके साथ में जब ये भारत विजय पर आया था तब सिकंदर को पंजाब का एक शासक था पोरस, उसके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस के युद्ध या झेलम, झेलम जो वितस्ता नदी हो या झेलम नदी बोल सकते हैं, का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया, सिकंदर की सेना ने, क्योंकि ये युद्ध करना चाहता था लेकिन जो सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी इसलिए उन्होंने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। कब लौटा, तो 325 ईसा पूर्व में लौटा। भारत से ये वापस चला गया स्थल मार्ग के द्वारा। सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन एक जगह है, वहां पर 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था, निर्याकस था। ये एक लेखक भी है निर्याकस, और सिकंदर का ये एक जल सेनापति था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मौर्य साम्राज्य। अगर मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है यह 345 ईसा पूर्व में हुआ और धनानंद को हराने से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की, मदद की, जो बाद में चंद्रगुप्त का एक प्रधानमंत्री बना। कौन, चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो इन्हीं की है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की इसने और ये प्रधानमंत्री बना दिया गया। चाणक्य, जिसे कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, के द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का क्या था, अनुयायी था। यानी कि जो चंद्रगुप्त था यह जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। तो जब वह अपने अंतिम समय पे था चंद्रगुप्त, तो उसने कर्नाटक में एक जगह स्थित है श्रवणबेलगोला, इस नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। देखिए सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसे किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। देखिए जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो जो उसका सेनापति था वो वहां का सम्राट बन गया। कौन, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर जब भारतवर्ष पे दोबारा से ये युद्ध के लिए आया तो चंद्रगुप्त ने इनको हरा दिया। और जब हरा दिया तो जो सेल्यूकस निकेटर था ये डर गया और इसने क्या सोची कि मैं अपनी पुत्री का इससे विवाह ही कर देता हूँ। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया जो है इसकी शादी किससे कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और संबंधी बन गया उसका। यानी अब युद्ध का खतरा उससे नहीं रहा उसको।
और युद्ध की जो संधि शर्तें थी उनके अनुसार उसने 4 प्रांत और दे दिए, जैसे काबुल दे दिया, कंधार, हेरात और मकरानी किसको दे दिए? चंद्रगुप्त को दे दिए। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से क्या ली थी? धर्म, जो जैन धर्म की दीक्षा है वो ले ली किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म को मानता था ये। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म को मानता था, उसने किससे दीक्षा ली थी? तो जो भद्रबाहु था इससे दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। जो मेगास्थनीज था इसे किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था अपना राजदूत बना करके। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के कहा आया था? दरबार में ही रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है ये हमने पढ़ी थी ना, तो इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का जो वर्णन है यह एपियानस में किया गया है। एपियानस नाम की एक पुस्तक है और इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन दिया गया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। एक लेखक है जिसका नाम है प्लूटार्क, और इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस निकेटर था उसे कितने हाथी दिए थे? तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के कारण हुई थी। ठीक है, उपवास किया था इन्होंने। कर्नाटक में ये जगह स्थित है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना उपवास द्वारा देह को त्याग दिया था दोस्तों। नेक्स्ट फिर इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी आया बिंदुसार, उसके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है, मतलब इसका एक दूसरा नाम और है अमित्र घात। तो अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता है? तो बिंदुसार जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी जो विनाशक हो किसका? शत्रु का। बिंदुसार की बात करें तो यह आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया, यानी इसका और भी अन्य नाम मिलता है भद्रसार या वारीसार। किसमें मिलता है? वायु पुराण में। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। तो जो डाइमेकस था ये सीरियन नरेश एंटियोकस ने भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और ये स्ट्रैबो ने हमें बताया है, और इसे ही मेगास्थनीज का क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको माना जाता है? तो डाइमेकस को माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो जो जैन ग्रंथ हैं उसके अंदर बिंदुसार को क्या बोला गया है? तो उसे सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। जो तक्षशिला है उधर शासन काल में, किसके? बिंदुसार के शासन काल में जो तक्षशिला है वहां पर 2 विद्रोहों का क्या हुआ? वर्णन हुआ। और इन विद्रोहों को दबाने के लिए जो बिंदुसार ने पहले तो किसको भेजा? पहले तो उसने सुसीम को भेजा और बाद उसने अशोक को भेजा, यानी पहले सुसीम अपने पुत्र को और उसके बाद अशोक को वहां भेजा था। फिर है एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शिक भेजने की क्या की थी? प्रार्थना की थी। अब देखिए प्रार्थना तो इसने की, लेकिन जो ये एंटियोकस प्रथम था इसने मदिरा तो दे दी, सूखे अंजीर के लिए भी हाँ कर दी, लेकिन दार्शनिक ने भेजने के लिए इसने इनकार कर दिया, कि कह दिया कि हम अपने दार्शनिकों को भेजने की क्या नहीं है? प्रथा नहीं है, यानी जो दार्शनिक जो है हमारे उनको हम नहीं भेजते हैं, मना कर दिया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। तो जो बौद्ध विद्वान है तारानाथ जी, इन्होंने क्या बताया है बिंदुसार को? कि इन्होंने 16 राज्यों को क्या किया था? विजित किया था, विजय की थी 16 राज्यों पर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अशोक को। अशोक काफी इंपोर्टेंट है, वैसे इंपोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन अशोक को फिर और ध्यान से पढ़ते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, यानी कि जो बिंदुसार था उसका उत्तराधिकारी कौन हो गया? अब अशोक महान हुआ। अब महान है, देखिए अशोक महान क्यों कहा गया? भाई इसने बहुत ज्यादा विकास किया तभी तो ये महान हुआ। अब देखो, जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती राज्य का क्या था? राज्यपाल था। देखिए जो भी राजा महाराजा होते थे वे अपने राजकुमारों को क्या करते थे? किसी भी एक राज्य का राज्यपाल बना दिया करते थे और फिर राज्य का राज्यपाल बना दिए थे, जिससे कि ये शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके।
और आगे जब शासन संभालना हो तो इन्हें ज्यादा दिक्कत ना आए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, कलिंग पर इसने आक्रमण किया, इसी के बाद इसकी लाइफ चेंज हो गई थी और कलिंग की राजधानी तोसली पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो देखिए जो ये अशोक था, इसने क्या किया, तोसली पर अधिकार कर लिया, किसकी राजधानी, कलिंग की राजधानी पर। प्लिनी एक लेखक है, उसका कथन क्या है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, जिसे हम टॉलमी द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, ने पाटलिपुत्र में एक डियानीसियस नामक एक क्या भेजा था, राजदूत को भेजा था। कहाँ भेजा था, पाटलिपुत्र में भेजा था, जो कि अशोक के दरबार में इसे भेजा था। किसको भेजा था, तो डियानीसियस को भेजा था राजदूत बना करके। अब उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब जब अशोक ने बौद्ध दीक्षा ली, इसके पीछे एक कहानी है कि अशोक जो है, जैसे इसने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां पर लोगों को, मासूमों को इस तरह से लहूलुहान होता देखकर, और मतलब उसके जो इसका हृदय परिवर्तन हो गया वहां पे। इस तरह की जो लड़ाई और झगड़े, इसने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद जो इसने वहां पर इतना सब कुछ घटनाक्रम देखा, वहां पे लोगों की लाशें देखी, जो खून से लथपथ वो लोग पड़े हुए थे, मासूम मासूम बच्चे जिनको ऐसे ही काट दिया गया था। तो ऐसे लहूलुहान स्थितियों को देख करके इसका जो मन का जो हृदय है वो पूरी तरह से क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था, और इसने जीवन भर युद्ध ना लड़ने का क्या ले लिया था, प्रण ले लिया था। फिर जो इसने अपने भाई को ही राजपाट के लिए, जो सुशील था, उसकी हत्या कर दी थी। तो उसी ही के पुत्र ने, जो कि बौद्ध में विश्वास करता था, उसने इसको प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, इसका मार्गदर्शन किया, और उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसने इसे बौद्ध धर्म की क्या दी, दीक्षा दे दी। अशोक ने आजीविकाओं के लिए रहने हेतु बराबर की जो पहाड़ियां हैं उनमें 4 गुफाओं का निर्माण, आजीवक वो थे जो बौद्ध धर्म के लिए जो प्रचार प्रसार करते थे और जो यात्राएं वगैरह करते थे, धर्म की यात्राएं करते थे, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। इनके लिए क्या 4 गुफाएं बनवाई, कहां पर, बराबर की पहाड़ियों में। किनके लिए, आजीविकों के लिए। और जिन गुफाओं का नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। नोट दे रखा है कि अशोक के पौत्र, यानी जो अशोक का पोता था, उसका नाम दशरथ हुआ, और आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा इसने प्रदान की। किसने प्रदान की थी, तो इस दशरथ ने प्रदान की थी, जो कि अशोक का पौत्र था। इसने आजीविकों को नागा अर्जुन गुफा क्या दी, प्रदान कर दी। नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था, श्रीलंका भेजा था। मतलब जो अशोक है, इसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने पुत्र और पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है वह सर्वप्रथम अशोक ने किया था। तो सबसे पहले जो भी शिलालेख थे, यानी कि जो पत्थरों पर जो लेख लिखने का जो प्रचलन आया था, वो सबसे पहले किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में एक तो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का यूज हुआ था। ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है ये अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है ये उत्तर पश्चिम जो पाकिस्तान है वहां से, और जो शेष जितने भी अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के भारत से मिले हैं। मतलब सबसे ज्यादा भारत से ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। अशोक के अभिलेखों में 3 प्रकार में इन अभिलेखों को बांटा गया है। पहला शिलालेख, जो कि पत्थरों पे जो लेख लिखे गए वो शिलालेख कहलाए। नेक्स्ट था स्तंभ लेख, जो स्तंभ जो होते हैं उन पे जो लेख लिखे जाते हैं उनको स्तंभ लेख, और गुहा लेख, जो गुफाओं में जो लेख लिखे गए वो गुहा लेख कहलाए। ठीक है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फैंथलर, किसने की थी, पादरेटी फैंथलर ने की थी, और जो इनकी संख्या थी वो कितनी थी, 14 है। अशोक के जो अभिलेख हैं इन्हें पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की, मतलब अशोक के जो शिलालेख हमें मिले 1750 में, इनको जो सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की वो किसने की, जेम्स प्रिंसेप ने की। और कब की, 1837 में की। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप था, इसने क्या किया, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अशोक ने अपने इन 14 अभिलेखों में क्या क्या कहा है। तो अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित कुछ विषय हैं। जैसे पहला शिलालेख बोलता है कि इसमें पशु बलि की क्या की गई है, निंदा की गई है। यानी कि जो लोग पशुओं की बलि दे देते हैं किसी न किसी कारण से, तो उसको निंदा, यानी निंदनीय काम बताया है, गलत काम बताया है, ऐसा ना करें, ऐसा कहा गया है। दूसरा शिलालेख जो है, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की ही चिकित्सा व्यवस्था का क्या किया है, उल्लेख किया है। यानी कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ओनली मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं के लिए भी क्या है, अनिवार्य है। तीसरा जो शिलालेख है, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है
कि वे हर 5वें वर्ष यानी जो हर 5वें वर्ष के उपरांत क्या करेंगे, दौरे पर जाएंगे। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है, यानी कि लोगों की तकलीफें जानने के लिए कि आखिर उनमें क्या दुख है क्या नहीं है, फिर उनकी तकलीफों को वो दूर कर पाए। तो इस तरह से दौरे और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करेंगे, दौरे कर जाने के लिए कहा है कि भाई अपने मतलब हर 5वें वर्ष में आपको एक दौरा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है चौथा शिलालेख। इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की क्या की गई है, घोषणा की गई है। भेरी घोष में यह है कि मतलब लोगों से वसूली करने के लिए जाते थे कि भाई इतना धन चाहिए या फिर वो करना चाहिए, यानी अपने नियम और रेगुलेशन बना रखे थे, उनके ऊपर जाते थे ये। लेकिन धम्म घोष की बात करें तो धर्म का प्रचार प्रसार करने, अब भेरी घोष नहीं धर्म घोष की, यानी जो धम्म घोष है धर्म की जो घोषणा कर दी, मतलब हर जगह धर्म की क्या करें, प्रचार प्रसार करे जाए, इसे धम्म घोष कहा गया। ठीक है, तो धम्म घोष की घोषणा की गई। नेक्स्ट है आपका 5वां शिलालेख। इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की क्या की गई, नियुक्ति की गई। और इस विषय में क्या जानकारी मिलती है, जो धर्म महामात्र हैं यानी धर्म को बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी क्या की गई, धर्म को जानने और उनका ज्ञान रखने वाले उनकी क्या की गई, नियुक्ति की गई। छठा शिलालेख जो है इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा, यानी सेल्फ जो अपने ऊपर जो नियंत्रण है उसके लिए क्या दी गई, इसमें शिक्षा दी गई। 7वां और 8वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने जो भी तीर्थ यात्राएं की उन सभी का उल्लेख हमें 7वें और 8वें शिलालेख में मिलता है। 9वें शिलालेख की बात करें तो इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, यानी कि सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार यानी आचार विचार का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा जो उच्च अधिकारी हमेशा क्या करे, प्रजा के हित में सोचे, यानी ऐसे ही कार्य करे जो प्रजा के क्या हो, हित में हो। नेक्स्ट है आपका 11वां शिलालेख। इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, धम्म मीन्स धर्म की व्याख्या की गई है कि धर्म में क्या क्या आता है, वो सब व्याख्या क्या है, धर्म क्या है क्या नहीं है, उसकी सबकी व्याख्या किसमें है, 11वें शिलालेख में है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की क्या की गई है, नियुक्ति की गई है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात उसकी कही गई है, यानी कि स्त्री महामात्रों की क्या की गई, नियुक्ति की गई और उनके जितने भी विचार है उनको समान बात उनपे की गई है। 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, क्या है, कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था उसकी बात किसमें कही गई है, 13वें शिलालेख में। और इसी में हमें पड़ोसी जो राजाएं हैं उन राजाओं का क्या मिलता है, वर्णन भी मिलता है। अगर बात करें 14वें शिलालेख की तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए इसमें क्या किया है, प्रेरित किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। जो अशोक ने शिलालेख लिखे तो वो तो 14 मिले हमें प्रमुख रूप से, और जो अशोक ने स्तंभ लेख लिखे इनकी संख्या कितनी है, 7 है, जो केवल हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। स्थान कौन से हैं, पहला है आपका प्रयाग स्तंभ लेख है और यह पहले कौशाम्बी में स्थित था और इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में क्या करवा दिया था, स्थापित करवा दिया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख जो है फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से और दिल्ली लाया था। कौन लाया था, फिरोज शाह तुगलक लाया था, इसके द्वारा ये टोपरा से दिल्ली लाया गया था। कौन सा, दिल्ली टोपरा। नेक्स्ट है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है, पहले ये मेरठ में स्थित था और यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। रामपुरवा की बात करें तो रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित था और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी, कार्लायल ने इसकी खोज की थी, किसकी, रामपुरवा की। नेक्स्ट है आपका लोरिया अरेराज। लोरिया अरेराज जो स्तंभ लेख है ये भी चंपारण बिहार में है। लोरिया नंदनगढ़ की बात करें तो लोरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ लेख पर क्या है, मोर का चित्र है। तो मोर का चित्र कौन से स्तंभ लेख पर है, तो लोरिया नंदनगढ़ पर है और जो कि कहाँ है, चंपारण बिहार में स्थित है। कौशाम्बी अभिलेख की बात करें तो इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौन से अभिलेख को, तो कौशाम्बी जो अभिलेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मी देई है। तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, रुम्मी देई है। और इसी में ही लुम्बिनी में धम्म यात्रा यानी जो धर्म से रिलेटेड जो यात्रा है इसके दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर को क्या कर दिया गया था, टैक्सेस को घटा दिया गया था, इसकी घोषणा की गई है। किसमें की गई है, सबसे छोटे अभिलेख किसकी, रुम्मी देई में। अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो कैसा है, सबसे लंबा है। तो पूछा जा सकता है कि सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, 7वां है और सबसे छोटा जो अभिलेख है वह कौन सा है, रुम्मी देई है और सबसे लंबा कौन सा है आपका, 7वां अभिलेख है। नेक्स्ट है आपका प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं।
जो प्रथम शिलालेख है उसमें क्या घोषणा है कि जो मनुष्य हैं वो सभी मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार ए कुना मीन्स कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। कौन कौन सी भाषाओं में प्राप्त हुआ है? ग्रीक में और अरमाइक में। कौन सा? कंदहार अभिलेख है, जिसे दूसरे नाम से भी जानते हैं शार ए कुना। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। और इनके पूर्व इनके चरित्र की काफी क्या किया जाता था? जब इनको नियुक्त किया जाता था उससे पहले इनकी जो चरित्र है, इनके कैरेक्टर को काफी जांचा और परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और या 20 भी हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ जो अधिकारी होता था, मतलब जो अर्थशास्त्र में जो सबसे टॉप का जो अधिकारी होता था, उसके रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है और जिसे हम महामात्र भी कहते हैं। इसकी जो संख्या है वो कितनी थी? 18 थी। अच्छा, अर्थशास्त्र में चार जासूस को कहा जाता था, मतलब जो अर्थशास्त्र में चर किसको कहा जाता था? तो चर जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 5 थी। प्रांत मीन्स राज्य, जो इनके जो प्रांत थे वो कितने थे? अशोक के टाइम पे 5 थे। और प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। और जो प्रांतों का प्रशासक होता था, उसे संभालने वाला जो प्रशासक होता था, उसे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक के नाम से जानते थे। अब देखिए कुछ मौर्य प्रांत दे रखे हैं आपको और उनकी राजधानियां दे रखी हैं। जैसे उत्तरापथ, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी थी उज्जयिनी। और फिर है कलिंग प्रांत की थी तोसली राजधानी, जिसे अशोक ने जीता था। दक्षिणापथ की बात करें तो ये कौन सी थी? सुवर्णागिरी। और प्राची, इसे पूर्वी प्रांत के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ अर्थशास्त्र दे रखे हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ दे रखे हैं। जैसे मंत्री है, उसे प्रधानमंत्री का जो काम करता था उसे मंत्री बोलते थे। जो धर्म और दान विभाग में का जो प्रधान होता था, जो दान विभाग का प्रधान होता था, उसे पुरोहित कहते थे। जो कि सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, सेनापति। राजपुत्र को युवराज, और राजकीय जो द्वार रक्षक था उसे द्वारिक, और अंतःपुर का जो अध्यक्ष था उसे अंतर्वैदिक, और आय का जो संग्रह करता था उसे समाहर्ता कहते थे। राजकीय जो कोष होता था धन वगैरह का, उसका जो अध्यक्ष होता था उसे सन्निधाता बोलते थे। कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसे प्रशासता कहा जाता था। और जो कमिश्नर होता था उसे प्रदेष्ट्री कहा जाता था। नगर का जो कोतवाल हुआ करता था उसे पौर कहते थे। क्या कहते थे? पौर कहते थे, जो नगर का कोतवाल था। और जो प्रमुख न्यायाधीश हुआ करता था उसे क्या कहते थे? व्यवहारिक कहते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नगर रक्षा का जो अध्यक्ष होता था उसे नायक कहते थे। और उद्योगों एवं कारखानों का जो अध्यक्ष था उसे कर्मांतिक, और अध्यक्ष जो हुआ करता था उसे मंत्री परिषद, और सेना का जो सामान एकत्र करने वाला था उसे दंडपाल कहा जाता था। और जो दुर्ग की रक्षा करता था उसे दुर्गपाल, और जो सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था उसे अंतपाल कहते थे। फिर देखिए दोस्तों, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के क्या रहता था? अधीन होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे ग्राम कहा जाता था, ग्राम। और जो उस ग्राम का मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामिक कहते थे। प्रशासकों में भी सबसे छोटा होता था गौप। जो प्रशासक होते थे उसमें भी सबसे छोटा था गौप, जो 10 ग्रामों का क्या होता था? शासन संभालता था। मतलब 10 ग्रामों का शासन संभालता था गौप, जो कि प्रशासकों में सबसे छोटा होता था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो प्रशासन था वह 30 सदस्यों का एक मंडल संभालता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। यानी 30 सदस्यों का क्या था? मंडल था। और उस मंडल में इस तरह से 6 समितियों में वह विभाजित था। कितनी समितियों में? तो वह 6 समितियों में विभाजित था। और इन 6 समितियों में प्रत्येक में कितने कितने सदस्य थे? तो प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे। तो इस प्रकार से ये संरचना बनी होती थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिक्री कर के रूप में मूल्य का जो 10वां भाग था वह वसूला जाता था, और जो इस वसूले हुए भाग को बचाता था उसे मृत्युदंड का दिया जाना तय था। मतलब जो 10वां भाग होता था बिक्री कर का वो वसूलने की प्रथा थी, लेकिन जो उसे बचाने की कोशिश करता था उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण करता अधिकारी था। मतलब जो मेगास्थनीज है उसने कहा है कि जो एग्रोनोमाई हुआ करता था, यह मार्ग का जो निर्माण जो अधिकारी होता है वो हुआ करता था। जस्टिन है, उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 तो अश्वारोही थे, जो अश्वारोही सैनिक होते हैं, और 9,000 क्या थे? हाथी, और 8,000 क्या थे? रथ थे।
देखिए प्रशासनिक समिति और उनके कुछ कार्य दे रखे हैं। जो अभी हमने 6 समितियां पढ़ी उनके कुछ कार्य हैं। जैसे प्रथम समिति क्या करती थी कि उद्योग और शिल्प कार्य का क्या करती थी, निरीक्षण करती थी। द्वितीय जो समिति थी यह विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय जो समिति थी यह जन्म मरण का विवरण रखती थी। और जो चतुर्थ समिति थी यह व्यापार एवं वाणिज्य की क्या करती थी, देखभाल करती थी। जो पंचम समिति थी यह निर्मित वस्तुओं के विक्रय का क्या करती थी, निरीक्षण करती थी। और जो छठवीं जो समिति थी यह बिक्री कर वसूल करती थी। और इस बिक्री कर वसूल को अगर जो बचाता था उसे क्या दे दिया जाता था, मृत्यु दंड दे दिया जाता था। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना की 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण भारत को क्या कर दिया था, रौंद डाला था। किसने, चंद्रगुप्त ने। और ये किसके अनुसार कहा गया है, प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार है कि नंद की जो पैदल सेना थी, धनानंद को हराया था ना इसने, तो सिर्फ 60,000 आदमियों को लेकर ही इसने क्या किया था, रौंद डाला था। और 3 गुनी, इनसे भी अधिक 3 गुना जो लोग थे, इनसे ज्यादा थे वो लोग। युद्ध क्षेत्र में सेना का जो नेतृत्व करने वाला अधिकारी था उसे नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था उसे सेनापति कहते थे। यानी जो सैन्य विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी था उसे कहते थे सेनापति। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का जो रखरखाव है वह कितने सदस्य करते थे, 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। वही समितियां जो अभी हमने देखी थी। फिर है मौर्य प्रशासन में गुप्तचर जो विभाग है महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो जो मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था यह महामात्य सर्प नामक एक अमात्य के क्या था, अधीन था। देखिए सेना समिति और उनके कुछ कार्य दे रखे हैं। जैसे कि सेना समिति थी ये 6 और इनके कुछ कार्य क्या है कि प्रथम जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। दूसरी जो समिति थी यह यातायात और जो रसद का जो व्यवस्था होती है, रसोई में जो भी इस चीजें और सामग्री यूज आती हैं उनकी व्यवस्था ये करती थी। तृतीय समिति की बात करें तो जो पैदल सैनिक होते थे उनकी देखरेख ये करती थी। चतुर्थ समिति की बात करें तो जो अश्वारोही सेना थी उनकी देखरेख कौन करती थी, चतुर्थ समिति। जो पंचम समिति थी ये गज सेना जो हाथी वाली सेना थी उनकी देखरेख ये करती थी। और जो षष्ठी यानी कि छठी जो समिति थी यह रथ की क्या करती थी, रथ सेना की देखरेख करती थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो जो अर्थशास्त्र है उसमें गूढ़ पुरुष किसे कहते हैं, जो गुप्तचर होता है इसे कहा जाता है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संस्था। मतलब जो अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको तो कहते थे गूढ़ पुरुष, लेकिन जो एक ही स्थान पर रह करके जो गुप्तचर का कार्य करते हैं उन्हें संस्था कहा जाता था। एक स्थान से और दूसरे स्थान पर जो भ्रमण कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उनको क्या कहते थे, संचार। यानी एक स्थान पर तो कहते थे उनको संस्था और जो भ्रमण करके जो गुप्तचर का कार्य करते थे उन्हें कहते थे संचार। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उन्हें राजुक कहते थे। क्या कहा जाता था, राजुक कहा जाता था। और सरकारी जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीता भूमि। जो सरकारी भूमि थी उसे सीता भूमि। बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होने वाली जो भूमि होती थी उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अदेव मात्रक। जो बिना ही वर्षा के और अच्छी खेती हो जाती थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने वर्गों में मेगास्थनीज ने इसे बांटा था, ये कौन था मेगास्थनीज, तो ये सैल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और भारतीय समाज को इसने कितने वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों में। और कौन सी पुस्तक इसने अपनी दी थी, इंडिका, इसी की पुस्तक है। देखिए इसने 7 वर्गों में बांटा भारतीय समाज को, और वो क्या थे, पहला था दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा था अहिर, और चौथा था कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा था निरीक्षक, और 7वां था सभासद। नेक्स्ट है स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला थी उसको रूपा जीवा कहलाती थी। मतलब जो स्त्री जो होती थी वह स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति को अपनाती थी उसे क्या कहते थे, उस महिला को रूपा जीवा कहते थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से क्या ली थी, सहायता प्राप्त की थी। जो पर्वतक था ये कश्मीर का राजा था, इसने हेल्प की थी किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। किसमें, नंद वंश के विनाश में, यानी कि धनानंद को हराने में हेल्प की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। कब तक रहा ये, 137 वर्षों तक मौर्य शासन रहा। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था यह अंतिम शासक था मौर्य वंश का।
और जो इसकी हत्या करी थी वो इसी के सेनापति ने करी थी और उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? इस बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसने? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और मगध पर अब इसने शुंग वंश की क्या कर दी? नींव डाल दी। क्या कर दी? नींव डाल दी शुंग वंश की। ओके दोस्तों, तो अभी तक के लिए हम इस पे यहीं विराम देते हैं। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। और जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखा है उन सभी को मेरी तरफ से थैंक यू दोस्तों। और ऐसे ही इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।